जिन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी वो खुद घर के रहे ना घाट के रहे। वो चार नाम जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद MIM से जीते मगर RJD में शमूलियत इख्तियार कर लिए, अपने ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ही कम्युनिटी को धोखा दिया। आज उनमें से 3 नाम ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनके बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। जो 4 नाम थे जिन्होंने अपनी ही पार्टी को या अपने ही लोगों को दगा दिया, अब उसके बाद उन्होंने कई सारे बयान भी दिए सोशल मीडिया पर आकर। आप जानते हैं सारी चीज़ें, फिर भी मैं एक मरतबा दोहरा देता हूँ। ये जो 4 नाम थे, इन्होंने जब RJD में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने एक दावा किया था कि वक्त की ज़रूरत यही है जिससे मुसलमानों का भला होगा, फलाना ढिमका। मगर उन्होंने बहुत ही मामूली सी चीज़ के साथ इत्तेफाक किया। RJD को महज एक हिंसा चाहिए था, वो हिंसा RJD को मिला। इसके बाद उन्होंने सत्ता बनाई, मगर वो सत्ता भी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। और उसके नतीजे में हुआ क्या, इन लोगों ने 5 साल मुश्किल से मुकम्मल तो कर लिए, मगर उसमें से भी अब जो 4 लोग थे उनके सर पर तलवार मंडरा रही थी, क्योंकि लोग, मुकामी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे उन लोगों से। लोगों का तो यही कहना था कि उन लोगों ने गद्दारी की है। उसमें से महज एक नाम शाहनवाज आलम, जिनको टिकट मिला है, वो भी कहा जा रहा है कि उनके किसी रिश्तेदार के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें वो टिकट मिला है, वरना उनका भी टिकट हो सकता था कि काटा जाए। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे हमें नज़र आ रही है, ऐसे में RJD भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी उन नामों के साथ। तो अब आप खुद सोचिए कि अपनी एक नई लीडरशिप की उम्मीद जहाँ से उनकी शुरू हुई थी, उसी उम्मीद को उन्होंने अपने हाथों से रौंदा, अपने पैरों तले कुचला, और आज किस मकाम पे आके खड़े हो गए हैं कि जिस पार्टी पे उन्होंने भरोसा किया था या फिर अपने ज़ाती मफाद की वजह से गए थे, आज उसी पार्टी ने उन्हें च्युइंगम की तरह चबाया और फेंक दिया। और ना सिर्फ फेंका बल्कि एक टिश्यू पेपर के अंदर थूक के फेंका ताकि वो बाकी किसी और के पैर में भी ना आ सके। अब आप इन तमाम चीज़ों के बाद समझ गए होंगे वो जो 3 नाम थे अब उनका क्या होगा। हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाएं, और अगर वो लोग आज़ादाना अपना नामांकन दाखिल कर भी देते हैं तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि वो लोग वापस से मुसलमानों की सियासत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख तक ये कहा तो नहीं जा सकता, ना उनकी तरफ से कुछ बयान आया है, मगर कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ये भी हो सकता है कि उन्हें एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों के ख़िलाफ़। 3 विधानसभा सीटें हैं। अब इन तीनों विधानसभा सीटों से MIM तो अपने नुमाइंदे ऐलान कर चुकी है और RJD भी लगभग कर ही चुकी है। अब जब तक 20 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया बंद नहीं होती तब तक वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये लोग एक इबरत का निशान बन के रह गए तारीख के लिए, उन तमाम तर लोगों के लिए जो भी अपने इंटरेस्ट को, यानी कि अपने ज़ाती मफाद को अवाम के मफाद के सामने रखते हैं। बहुत छोटी चीज़ है, बहुत महीन चीज़ है। अगर समझना चाहें तो बआसानी समझा भी जा सकता है कि जो लोग किसी एक प्लेटफॉर्म को या फिर जमात को तरजीह देते हैं, अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप इस बात को समझते होंगे कि बीइंग एज अ मुस्लिम आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आप जिस परचम तले काम कर रहे हैं उस परचम को तरजीह दी जाए। और जाहिर सी बात है कि जो लोग आके ये कहते हैं कि मैं डिज़र्व करता था, मैं का सेगा जहाँ पे लग जाता है वहाँ पर अनानियत नज़र आती है, और अनानियत किसी भी बादशाह और आदमी की मिसाल हो ही नहीं सकती। और अनानियत दरअसल यही है कि टिकट डिज़र्व मैं करता था। ये जितने भी बयानात सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, पहले तो इन बयानात से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिकट मैं डिज़र्व करता था, इसका फ़ैसला आप कैसे करेंगे? इसका फ़ैसला तो अवाम के हाथ में होना चाहिए। और MIM की तरफ से जो बयानात आए उसमें तो यही कहा जा रहा है कि पहले एक ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, एकदम छोटे छोटे वार्ड लेवल पर भी मंडल बनाए गए थे, वहाँ पर डिस्कशन किया गया था। डिस्कशन के बाद जो नाम चर्चा में आया उसी नाम को टिकट दी गई। कहा तो यही जा रहा है। अब इसके बाद अगर ऐसे बयानात आ रहे हैं वो या तो 2 वजह से आ रहे हैं। पहला एक तो ये कि वो लोग खुद गर्ज हैं, या फिर इस मरतबा सीमांचल में जो पार्टी की MIM की एक वेव बनी हुई है, उस वेव के चलते कई सारे लोग टिकट की मांग कर रहे थे। इससे पहले तो ऐसा नहीं था, जब 2015 या 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ हो जहां MIM की टिकट पाने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ही यही हुआ कि ये लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं, सीधी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा एक मतलब ये हो सकता है ऐसे बयानात देने का या आरोप लगाने का या इल्ज़ाम तराशी के सिलसिलों का। दूसरा कारण यही हो सकता है कि किसी की तरफ से इन्हें
वर्गलाया जा रहा है, ऐसे बयानात देने के लिए उकसाया जा रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर MIM की तरफ से कुछ चीज़ें साफ़ कर दी गई, जैसे अब्दुल्ला सालिम साहब का केस था, उसमें अख्तरुल ईमान और एडवोकेट आदिल हसन खुद गए मिलने के लिए, उन्होंने बात भी की। इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक साहब ने तो बड़े आरोप लगाए, उन्होंने कई सारी चीज़ें कह दी कि एडवोकेट आदिल हसन ने उनसे पैसे खाए हैं, उनके ड्राइवर ने उनसे पैसे खाए हैं, फलाना ढिमका, खूब चिल्लाए। मगर उसके बाद अख्तरुल ईमान के साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग भी उनकी वायरल हुई। ऐसे में अख्तरुल ईमान के लिए भी अवाम का ये कहना है कि वो लोग जो जिस तरीके का रवैया रख रहे हैं उन तमाम लोगों के साथ जो पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब ऐसे में एडवोकेट आदिल हसन का एक बयान आता है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर वो साफ़ तौर पर ये कहते हैं कि मैं भी एक वकील हूँ, MIM का सिपाही हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और जो भी बयानात उनके ख़िलाफ़ में कहे जा रहे हैं पैसे लेने के, वो बयानात अगर लोग प्रूव नहीं करते हैं तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल करेंगे। ये उनकी मर्ज़ी, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, और उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अब ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करना भी नहीं चाहिए। और क्या कहा जा सकता है, ग्राउंड पर जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें अब मेरे लिए तो बतौर ख़ास साफ़ हो गया है कि मफाद परस्तों में और कम्युनिटी वेलफेयर के ख्वाहिशमंद हजरात में मैं तकाबुल कर सकता हूँ। मैंने भाप लिया है कि कौन अवाम पब्लिक इंटरेस्ट में खड़ा है और कौन अपने ज़ाती मफाद के लिए खड़ा है। जो ऐसे भी लोग हैं जिनको जो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, मगर तब भी वो पार्टी में बने हुए हैं और सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ये बटे हुए विचार हैं वो आ इसीलिए रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इस जो इन्वायरमेंट को जो क्रिएट किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग महज सोशल मीडिया पर जो भी बयानात आ रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं जो वक्तिया रहेगा। इससे मुराद मेरी ये है कि इलेक्शन के करीब तर ये तमाम चीज़ों की वजाहत होती रहेगी, चीज़ें खुल करके सामने आएंगी और एक के बाद एक पर्दाफाश होते रहेंगे, और जो पसे पर्दा चेहरे हैं शायद वो भी सामने आ जाएं। अगर नहीं भी आ जाएं तो आपके पास बसीरत और बसारत दोनों होनी चाहिए ताकि आप जो फ्रंट में हैं और जो बैक में हैं दोनों चीज़ों को समझ सकें, और दोनों में तकाबुल करने के बाद ही अगर फैसला किया जाए तो एक बाशऊर आदमी की और काबिल आदमी की मिसाल भी है। तो बाशऊर बनिए और सियासी शऊर बेदारी जो लोगों में नज़र आ रही है उसको कायम बरकरार रखिए और इत्तेहाद में रहिए। बाकी आपका अपना फ़ैसला है, आपकी अपनी समझबूझ है, आपके अपने मसाइल हैं, आपके अपने लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, कई सारे नुमाइंदे हैं, उसमें से चुनना आपको है। और एक कलेक्टिव एफर्ट जो इस मरतबा दिखाया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, अगर वो बरकरार रहेगा तो हो सकता है कि मुसलमानों की वकालत विधानसभा में आने वाले इलेक्शन के जो नताइज हैं वो कारामद साबित हों। इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और अब तक अगर चैनल को मुस्लिम सियासत के फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी।